बात छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की वीवीआईपी विधानसभा सीट दुर्ग जिले के पाटन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय बघेल से हमारे संवाददाता मनोज सिंह ने बातचीत की। इस बार हमारे साथ जो छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है पाटन, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं विजय बघेल, उनके भतीजा भी लगते हैं, ये प्रत्याशी हैं। दोनों लोगों का चुनाव प्रचार तेज़ी से चल रहा है। अब इस बार चूँकि जो सांसद विजय बघेल जी हैं, भूपेश बघेल जी को एक हरा भी चुके हैं, एक शिकस्त भी दे चुके हैं और उनको विधानसभा जाने से भी एक बार रोक चुके हैं। तो आइए अब इस बार जानते हैं कि इस बार इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। मैनिफेस्टो जो बना है, भाजपा और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो आ चुके हैं, तो अब देखते हैं कि इनके मैनिफेस्टो में और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या अंतर है। और जो भ्रष्टाचार, सबसे अहम बात है कि जो दुर्ग जिला है वो महादेव ऐप का गढ़ माना जाता है और इसको संरक्षण के तौर पे ईडी ने भी विज्ञप्ति जारी करके बता दिया है कि इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीधा संलिप्तता है। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हैं कि विजय बघेल जी इसको कैसे देखते हैं और क्या इस बार जनता से वादा करेंगे। तो विजय बघेल जी, आपका भारत एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और सवालों की हम शुरुआत इसीलिए करेंगे कि चूँकि आप सांसद भी हैं, विधायक भी रहे हैं, तो इस बार जनता क्या लग रहा है कि किसको चुनेगी? जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है ना, वो पूरे प्रदेश में फैली है और उसके पीछे कई कारण हैं। 5 साल लोग धोखा खाए हैं, उनके साथ फरेब हुआ है, उनके साथ झूठ बोला गया है। मतलब ये झूठ, फरेबी और लोगों को बेवकूफ़ बनाना और आंकड़ों के जंजाल में पूरे छत्तीसगढ़ को डुबो देना, ये कांग्रेस का एक षड्यंत्र रहा। और जो 5 साल तक दिखा है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, चाहे वो महिला हो, हर वर्ग छला गया है और हर वर्ग ने जो श्राप दिया है ना, उसका दुष्परिणाम इस चुनाव में उनको दिखेगा। उनका पाप का घड़ा भर चुका है और पाप का घड़ा जब भरता है तो कहीं किसी जगह उनको जगह नहीं मिलती है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का भ्रष्टाचार, जो शराब से लेके कई शराब में है, कोल में है और महादेव ऐप है। तो इसका क्या लग रहा है कि आप जनता इनको इस नकारेगी कि स्वीकारेगी? भ्रष्टाचारी को कोई स्वीकार करता है क्या? भ्रष्टाचारी से तो लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं और मन में एक भाव होता है कि छत्तीसगढ़ वासियों की गाढ़ी कमाई को ये लोग अपना भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिए, अपने घर भर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को लगभग 82,000 करोड़ के कर्ज में डुबा दिए। क्या यही सरकार चाहिए? क्या यही सेवक चाहिए? क्या अपना घर भरे और राज्य को बेच दे? 460 करोड़ रुपया हर महीने ब्याज जा रहा है। कितना शर्म की बात है। और ये लोगों के गाढ़ी कमाई का, पसीने की कमाई का ये पैसा है और वो अब इनको तो जेल जाना चाहिए। कई इनके साथी जेल में हैं, कोई बेल में है, लगातार लाइन लगे हुए हैं। एक मुद्दा है मैनिफेस्टो का। मैनिफेस्टो सब जारी किए हैं, कर्ज माफ़ी वो भी दावा कर रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं। तो आपका जो मैनिफेस्टो है वो जनता से राय लेके बनाया गया है, उनको भी मोहम्मद अकबर को जिम्मेदारी दी गई थी, अब वो कैसे बनाए हैं। तो इन जो मैनिफेस्टो बना है, हमारा जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसको लोग क्यों स्वीकारें? क्या विशेष है आपके मैनिफेस्टो में? देखिए, हमने मेहनत की है, लोगों तक पहुँचा है, जन जन तक पहुँचा है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम धरातल तक अपनी घोषणा पत्र समिति को ले गए और 90 विधानसभा में 90 पेटी बनाए थे और उसके माध्यम से हमारे जो समिति के अन्य लोग थे, सह संयोजक थे, मैं संयोजक के रूप में था, हम लोग हर एक विधानसभा में गए और जन जन से मिलके, हर वर्ग से लोगों से मिलके उनसे सुझाव लिए, उनसे राय लिए, उनके मन में सरकार के प्रति क्या भावना है, सरकार से क्या अपेक्षाएँ होती है, इन सब बातों की जानकारी लेकर हमने एक अच्छा छत्तीसगढ़िया मन के बाद इस भाव के साथ हमने अपना घोषणा पत्र बनाया है और वो दिखता है कि सभी वर्गों को हमने उसमें स्थान दिया है और सरकार आने के बाद और ज़्यादा हम अच्छा कर सकेंगे, ये वादा हम जनता से करना चाहते हैं। इसलिए हमने 10-15 बैठक भी की,
हम अलग अलग समिति बनाए थे। हमेशा हम जब भी अपना कोई बात होती थी आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन आप कांग्रेस का देखिए, कहीं पे मीटिंग का कोई तारीख तय हुआ, कभी मीटिंग हुआ, कोई सूचना मीडिया में गई क्या? ये कोई राहुल गांधी आ रहा है कुछ बोल रहा है, प्रियंका गांधी आ रही है कुछ बोल रही है, भूपेश बघेल कुछ बोल रहा है, उधर TS से उधर कुछ बोल रहा है। जो घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष था इनके थे ये मोहम्मद अकबर, उनका एक वर्ड कहीं पे नहीं आया। और ये अपना घोषणा पत्र हड़बड़ी में वो हमारा नकल करना चाहते थे, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। मगर आज उसका 2 पन्ने का जो घोषणा पत्र देखें तो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के हमारे घोषणा पत्र को बाजू रखकर वो लोग उसको नकल के रूप में 100 रुपये एक में बढ़ा दिए, इसी में और कुछ कर दिए। ये 100 रुपया जो बढ़ा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे वो लोग 20 क्विंटल धान खरीदने की बात कही और 3200 रुपया का रेट उन्होंने तय किया प्रति क्विंटल। उसमें अगर जोड़े पूरा तो 64,000 होता है और हम दे रहे हैं उनको 21 क्विंटल। हम 21 क्विंटल हम धान खरीद रहे हैं और 31 रुपया हम उसका रेट दे रहे हैं। तो 3100 और 21 क्विंटल के हिसाब से हमारा 65,100 होता है, मतलब 1100 हम उसमें भी आगे हैं। ये लोग सोचे होंगे हम तो राशि बढ़ा दिए, लेकिन गणित लगाना इनका आया नहीं। और महिलाओं को हम दे रहे हैं अच्छा, ये लोग के पास कोई योजना है और इनके घोषणा पत्र का झूठ का पुलिंदा पूरे 5 साल तक जाहिर हो चुका है। इसलिए ये कुछ भी कह ले, अब लोग इनके ऊपर विश्वास करने वाले नहीं हैं। पिछले विधानसभा में भूपेश बघेल को लगभग 80,000 वोट मिले थे, जिसमें OBC का भी वोट था, सतनामी वोट भी, SC ST के भी वोट थे। तो इस बार क्या लग रहा है कि उनको कितना वोट मिलेगा? देखिए, अभी उल्टा रहेगा। अभी जो भाजपा को पहले मिली थे वो और कांग्रेस मिली थी वो उल्टा रहेगा। रिजल्ट मतलब में उलटफेर, उतना ही उलटफेर होगा जितना 2018 में था। कल विधानसभा के पहले चरण का मतदान है, 20 सीटों पे मतदान होगा। क्या लग रहा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी। बस्तर और राजनांदगांव की जो सीट है वो सीट में हम आगे रहेंगे 20 सीट में, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत के आएंगे हम। और साथ ही साथ हमने जो बस्तर क्षेत्र के लिए तेंदुपत्ता जो इकट्ठा करने वाले वहाँ के आदिवासी भाई बहन हैं उनके लिए अच्छा दिया है। दिन भी बढ़ा दिए हैं, जो दिन तय था उसको हम बढ़ा दिए हैं। ये लोग खरीदी कम कर रहे थे, हमारे समय जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे खरीदी ज़्यादा दिन तक होती थी, अभी ज़्यादा दिन तक खरीदी होगी। पूर्व में जो हम लोग चरण पादुका और अन्य प्रकार की फैसिलिटी देते थे वो हम लोग पुनः चालू करेंगे। साथ ही साथ जो फड़मुंशी होता है, जो जा के जंगलों में जा के जो संग्रहित करने वाले जो आदिवासी भाई बहन हैं उनसे मिलकर वो लोग उनको प्रेरित करके नियत जगह पर पहुंचाते हैं, उनके लिए भी हमने अच्छा एक राशि तय की है। तो इन सब का असर निश्चित रूप से होगा और भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ेगी। आप लोगों के तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो दुर्ग और रायपुर को दिल्ली NCR की तर्ज पे विकसित करेंगे। क्या इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या प्रभाव? हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं। हम IT सेल भी लाएंगे, NCR की तरह इसको एक योजनाबद्ध तरीके से एक मास्टर प्लान बना के इसको उसमें काम करेंगे, ये हमने कहा है। और चूँकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, ये आप देखिएगा भिलाई दुर्ग से लेके पूरा जुड़ गया है, और अगर ये जुड़ गया है तो क्यों ना इसको उस रूप में बनाएं जिस रूप में लोग यहाँ के चाहते हैं। आपको सबसे पहले सांसद बने आप, सांसद बनने के बाद आपको जिम्मेदारी बनी, जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है चुनाव घोषणा पत्र समिति की, उसको भी आपको अध्यक्ष बनाया गया था। अब लोग ये मान रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। क्या मन लगता है आपको? नहीं, मेरे मन में कोई बात नहीं रहती, वो तो पार्टी जो तय करेगी वो होगा, और जो भी सक्षम होगा उसको मुख्यमंत्री पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं द्वारा बनाया जाएगा। जो संबंधी जो विधायक जीत के आएंगे हम लोग, वो उसमें तय होगा।
कई एक मुद्दे रहे हैं, जैसे साइकिल पार्क योजना थी, ज्वेलरी पार्क योजना थी, कई तरह की योजनाएं बनाई गई थी जो अभी बंद पड़ी हैं। सरकार आने के बाद क्या लग रहा है कि इन योजनाओं को कुछ नई दिशा मिलेगी? इस सरकार में सारे विकास काम ठप थे। हमने जो किया था, जैसे नया रायपुर की बात हो, आपने ज्वेलरी पार्क की बात बताई, ये सब सारे हमारे समय की योजनाएं थी जो ठप पड़ी है। और इतनी योजनाएं ठप होने के बाद भी ये लोग 55,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज ले चुके हैं। हमारे समय नया रायपुर का सेटअप होने के बाद भी और बहुत बड़े और काम होने के बाद हम लोग 26,000 करोड़ में थे, ये 55,000 करोड़, मतलब टोटल मिला के 82,000 करोड़ हो गया। तो आप समझ लीजिए कि 5 साल पीछे रह गया छत्तीसगढ़, उसको उसी रफ्तार से आगे बढ़ाना है। और जितने भी पेंडिंग काम हैं जो आपने बताया, उस सब को हमको पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार हमारा जो नारा है वो 70 पार का है। वो मान रहे हैं कि 70 सीट हमारी आ रही है और हमारी सरकार बन रही है। तो क्या लग रहा है कि भाजपा कितनी सीट ला पाएगी? देखिए, वो हमारा रिजल्ट बता रहे हैं शायद, और क्योंकि वो लोग तो नर्वस हो चुके हैं, वो लोग अपने मन से ही हार गए हैं, तो निश्चित रूप से वो आंकड़े हमारे हैं और हमारा उतना सीट आ सकता है। बघेल जी, भूपेश बघेल जी आपके चाचा भी हैं, आप लोग एक ही गांव से भी हैं, कई बार चुनाव भी लड़े हैं। इस बार आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी दी, तो कभी चाचा भतीजे में बात हुई कुछ? पहली बार नहीं है, 2008 में उसको हरा भी चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैं सांसद भी हूँ। तो ये हमारी एक 2-3 बार हम आमने सामने चुनाव लड़े और इस बार भी उसको चुनाव हरा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ, आपने सुना कि विजय बघेल जी का साफ कहना है कि इस बार पाटन विधानसभा में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत दर्ज करेगी। और हमारा इनका जो आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी इस बार 60 से पार रहेगी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस, भिलाई।